रुक जाओ, अगर तुम क्रिकेट के फैन हो ना, तो ये बात अगर मिस कर दी, तो आज रात आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच का जो असली गेम है, वो समझ ही नहीं पाओगे। बिल्कुल, और आज का मैच तो ऐसे भी नॉर्मल मैच नहीं है। एग्जैक्टली यार। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आज एक तरफ 50-60 हज़ार रुपए की टिकट बिक रही है, और दूसरी तरफ पिच ऐसी बनाई गई है जहां बॉलर्स का मार्जिन ऑफ एरर लिटरली जीरो होने वाली है। जीरो मतलब ग्राउंड पे उतरने से पहले ही पसीने छूटने वाले हैं बॉलर्स के। सही में। तो आज रात का मैच सिर्फ एक खेल नहीं है, एक ब्रूटल सर्वाइवल टेस्ट होने वाला है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की चमचमाती फ्लडलाइट्स के नीचे आईपीएल 2026 का सबसे बड़ा और सबसे एक्सप्लोसिव सदर्न डर्बी अब बस शुरू होने को है। विराट कोहली और एमएस धोनी की ताकतें आमने सामने है भाई, क्या सीन होने वाला है। हाँ, और आज के इस प्री मैच चीर-फाड़ में ना हम सिर्फ आंकड़े नहीं पढ़ने वाले, इस डू और डाई सिचुएशन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम, ताकि जब पहली बॉल फेंकी जाए तो मैदान पर चल रही असली आग और जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। सही बात है, क्योंकि देखो बाहर से देखने पर सिर्फ छक्के चौके लगते हैं और क्राउड का शोर सुनाई देता है। राइट। लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर जो दिमागी और टैक्टिकल खेल चल रहा होता है ना, आखिरी नतीजा वही तय करता है ना। बिल्कुल, और इस डीप डाइव का मिशन ही यही है कि उन टैक्टिकल लेयर्स को हटाया जाए। पिच के मिजाज से लेकर नई लीडरशिप के बोझ तक हर उस मैकेनिक को समझना जरूरी है। हाँ, और पिछले साल के जो बदले हुए इक्वेशंस हैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ये डेटा, हिस्ट्री और प्योर प्रेशर का एक ऐसा कॉल्ड्रन है जहां सब कुछ उबल रहा है इस वक्त। उबल रहा है और फटने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले मोमेंटम की बात कर लेते हैं। हाँ, मोमेंटम। इस प्रेशर कुकर का सबसे पहला इंग्रेडिएंट यही है। चिन्नास्वामी की इन लाइट्स के नीचे उतरने से पहले ये देखना होगा कि दोनों टीम्स दिमागी तौर पर कहाँ खड़ी हैं। कहाँ खड़ी हैं? ये तो बहुत क्लियर कॉन्ट्रास्ट है अभी। मैं बता रही हूँ ना भाई, सीन कुछ ऐसा है कि आरसीबी इस वक्त टॉप गियर में भागती हुई एक स्पोर्ट्स कार है, या फिर कहो एक सुपरचार्ज्ड मिलिट्री यूनिट बन चुकी है, जिसे लगता है कि वो कुछ भी उड़ा सकते हैं। हवा में उड़ रहे हैं वो लोग, एसआरएच के खिलाफ 201 रन चेस करने के बाद। बाप रे, 201 का चेज! T20 में इतना बड़ा चेज किसी भी टीम को हवा में उड़ने पर मजबूर कर देता है यार। और वहीं दूसरी तरफ सीएसके की हालत देखो। सीएसके की हालत थोड़ी टाइट लग रही है इस वक्त। ते ही दो लगातार हैवी पंचेस लग गए हों, और वो कॉर्नर में खड़ा है। 0-2 का आंकड़ा है उनका। हाँ, 0-2 मतलब लगातार 2 हार से शुरुआत। तो यहाँ मेरा एक सीधा सा सवाल है आपसे। ऋतुराज गायकवाड़ नए कप्तान है, राइट? बिल्कुल। तो क्या ये लगातार 2 हार का बोझ उनकी पर्सनल बैटिंग फॉर्म और टीम के ऑरा को चोक नहीं कर देगा? देखो, ये बोझ ना दो तरफा होता है और इसकी साइकोलॉजी समझना बहुत दिलचस्प है। कैसे? जब कोई टीम 200 से ऊपर का टारगेट चेस करती है, जैसा आरसीबी ने किया, तो उसका सीधा असर बल्लेबाज के मैकेनिक्स पर पड़ता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता होगा? कॉन्फिडेंस ही नहीं, बल्लेबाज बॉल को ज्यादा क्लियरली देखता है, उसका फुटवर्क एकदम हेजिटेशन फ्री हो जाता है। उन्हें लगता है कि अगर रिक्वायर्ड रेट 12 का भी है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। राइट, वो एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। एग्जैक्टली। आरसीबी के बैटर्स अभी उसी फ्लो स्टेट में हैं, पर दूसरी तरफ सीएसके का 0-2 होना एक अलग ही टेंशन बयां करता है। एमएस धोनी का ऑरा भी तो है उनके ऊपर। वहीं पर तो असली प्रेशर है। एमएस धोनी के ऑरा के अंडर कैप्टनसी करना अपने आप में एक इमेंस प्रेशर है। जब आप 2 मैच हारते हैं तो पावर प्ले में डॉट बॉल्स आने पर ना ड्रेसिंग रूम में पैनिक बहुत जल्दी सेट इन होता है। हाँ, मतलब थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो टेंशन बढ़ जाती होगी। बिल्कुल। गायकवाड़ का दिमाग इस वक्त ड्यूअल मोड में चल रहा होगा। एक तो अपनी इनिंग्स बिल्ड करने की टेंशन और दूसरा बॉलिंग रोटेशन सेट करने का दबाव, ताकि तीसरी हार किसी भी हालत में ना मिले। पैनिक सेट इन होना ये बहुत बड़ा फैक्टर है। पर यार, पैनिक हमेशा बुरी चीज नहीं होती। कभी कभी एक कॉर्नर्ड टाइगर ज्यादा खतरनाक होता है ना। सही कहा। सीएसके को वापस आना आता है, ये तो उनके डीएनए में है। एग्जैक्टली। और अगर हिस्ट्री के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि सालों तक आरसीबी इस राइवलरी में वो कॉर्नर टाइगर ही रही है, एकदम दबी हुई। हिस्ट्री की बात करें तो आंकड़े एक अजीब ही डोमिनेंस की कहानी बताते हैं। टोटल 35 मैचेस खेले गए हैं दोनों टीम्स के बीच आज तक। 35 मैच भाई। और जीत का रेशो क्या है? इन 35 मैचेस में सीएसके ने 21 बार बाजी मारी है। 21 बार, जबकि आरसीबी सिर्फ 13 बार जीत पाई है। सिर्फ 13? भाई साहब, ये तो एक तरफा सा लग रहा है देखने में। सालों तक यही सीन था। सीएसके ने मिडिल ओवर्स में अपने स्पिनर्स के जरिए
आरसीबी के एग्रेसिव टॉप ऑर्डर को हमेशा दबोचा है। स्पिनर्स उनके हमेशा से गेम चेंजर रहे हैं। हाँ, वो स्टंप्स की लाइन पर बॉल करते थे, बॉल की पेस ऑफ कर देते थे और आरसीबी के बल्लेबाज फ्रस्ट्रेशन में गलती कर बैठते थे। चेपक हो या चिन्नास्वामी, सीएसके हमेशा आरसीबी पर एक दिमागी दबाव बनाए रखती थी। लेकिन एक मिनट, असली ट्विस्ट यही है। यहाँ उस हिस्ट्री वाली बुक को फाड़कर फेंकने का वक्त आ गया है। क्यों? 2025 के चलते। हाँ, क्योंकि 2025 में जो हुआ उसने इस राइवलरी की वायरिंग ही बदल दी ना। हाँ। पिछले साल आरसीबी ने सीएसके के खिलाफ अपने दोनों मैचेस जीते थे। हाँ, दोनों के दोनों। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था उनके लिए। तो जो एक मेंटल ब्लॉक था सालों का कि भाई साहब चेन्नई के आगे आरसीबी चोक कर जाती है, वो अब पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन मैं यहाँ आपसे समझना चाहती हूँ कि अचानक 2025 में ऐसा क्या बदल गया? सिर्फ फॉर्म अच्छी थी या कोई प्रॉपर टैक्टिकल शिफ्ट था उनका? देखो, ये बहुत ही गहरा सवाल पूछा है आपने। ये सिर्फ फॉर्म या किस्मत का खेल नहीं था, बल्कि एक क्लियर टैक्टिकल शिफ्ट और एग्जीक्यूशन का कमाल था। अच्छा, कैसे किया उन्होंने? 2025 में आरसीबी के बैटर्स ने सीएसके के स्पिनर्स को टैकल करने का तरीका ही बदल दिया। उन्होंने क्रीज की डेप्थ को बहुत खूबसूरती से यूज किया। मतलब आगे बढ़कर और पीछे जाकर खेलना। एग्जैक्टली। स्पिनर्स को सेट होने का वक्त ही नहीं दिया। जब आप बॉलर को उसके लेंथ से भटका देते हैं, उसके आगे बढ़कर या डीप क्रीज में जाकर खेलते हैं, तो उसकी जो प्री प्लान डिफेंसिव फील्ड प्लेसमेंट्स होती है ना, वो काम नहीं आती। ओह वाओ। तो बॉलर्स को लाइन चेंज करनी पड़ती है। हाँ, और आरसीबी ने यही किया। उस डोमिनेंस ने इस सदर्न डार्बी का पूरा इक्वेशन पलट दिया। आज जब आरसीबी उतरेगी तो उन्हें सीएसके एक ऐसी पहेली नहीं लगेगी जिसे सुलझाया न जा सके। उन्होंने उस मेंटल बैरियर को तोड़ दिया है, राइट? बिल्कुल। और जब सालों पुराना बोझ हटता है तो खिलाड़ी डबल अग्रेशन के साथ अटैक करते हैं। तो आज आरसीबी उन 21 हारों का हिसाब किताब दिमाग में लेकर नहीं आएगी, बल्कि इस अग्रेसिव एटीट्यूड से आएगी कि सीएसके का कोड फिर से कैसे ब्रेक करना है। एकदम फायर होगी टीम आज। और इस अटैक को लीड करने के लिए आज रात मैदान पर उतरने वाले इन योद्धाओं की लिस्ट देख लीजिए आप। कमान रजत पाटीदार के हाथ में है। पाटीदार अच्छे फॉर्म में हैं और कैप्टनसी भी हैंडल कर रहे हैं। हाँ, और ओपनिंग में विराट कोहली और फिल सॉल्ट का एक्सप्लोजिव कॉम्बो, मतलब फुल ऑन धमाका। फिनिशिंग के लिए टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड मौजूद है। इनका बैटिंग ऑर्डर तो वाकई बहुत लंबा और तगड़ा लग रहा है। और बॉलिंग में भुवी यानी भुवनेश्वर कुमार और जेकब डफी पेस अटैक लीड कर रहे हैं। देखने में एकदम फायर पावर लग रही है ये टीम। फायर पावर तो है, लेकिन सामने सीएसके, उसका क्या? हाँ, वही तो। सामने गायकवाड़ और एक्सप्लोजिव डेविल ब्रेव इसका एक्स फैक्टर है। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे और सरफराज खान बैठे हैं और आखिर में द अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र एमएस धोनी। धोनी का होना ही आधी गेम जीतने बराबर होता है। पर यहाँ ना मेरा एक सीरियस पुशबैक है आपके और बाकी सब एक्सपर्ट्स के लिए जो आरसीबी के पेस अटैक को इतना हाईली रेट कर रहे हैं आज। अच्छा, बताइए क्या पुशबैक है आपका, हम भी सुने। देखो, लोग भुवी और डफी की बहुत तारीफ कर रहे हैं ना। भुवी स्विंग के मास्टर हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन भाई हम चिन्नास्वामी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, छोटा ग्राउंड है। डेथ ओवर्स में जब उनका पेस ड्रॉप होता है और दूसरे एंड से डफी है जिसका बाउंस थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, जरा सामने वाले बैटर्स को तो देखिए आप। शिवम दुबे की बात कर रही हैं आप? हाँ, शिवम दुबे जैसा लंबा खिलाड़ी जो स्पिन और मीडियम पेस दोनों को लिटरली स्टैंड एंड डिलीवर करता है। और उसके बाद आते हैं एमएस धोनी। दुबे की रीच तो वाकई बहुत खतरनाक है। वही ना, दुबे की रीच और धोनी की ब्रूट फोर्स के सामने चिन्नास्वामी की ऐसी छोटी बाउंड्रीज पर क्या आरसीबी का पेस अटैक आखिरी 4 ओवर्स में बिल्कुल टूथलेस नहीं लगेगा आपको? ये टैक्टिकली एकदम स्पॉट ऑन एनालिसिस है आपका, मैं मानता हूँ इस बात को। है ना? मुझे तो बहुत बड़ा लूप होल लग रहा है ये। भुवी का नकल बॉल और स्विंग ना पावर प्ले में बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि वहां सीम पोजीशन और हवा में डिप मैटर करता है। पर डेथ ओवर्स में क्या होगा? डेथ ओवर्स में, खासकर चिन्नास्वामी जैसे स्टेडियम में जहां टॉप एजेस भी सीधा स्टैंड में जाते हैं, वहां पेस ड्रॉप करना एक ओपन इनविटेशन है बैटर्स के लिए। हाँ, बैल मुझे मार वाला सीन। एकदम सही कहा। शिवम दुबे तो छोड़ने वाला नहीं है। दुबे की मैकेनिक्स देखिए आप। उनका बैट स्विंग का आर्क इतना बड़ा और सॉलिड है कि उन्हें बॉलर की पेस की जरूरत ही नहीं होती यार। वो अपनी रॉ पावर से बॉल क्लियर कर देते हैं ग्राउंड के बाहर। और जेकब डफी का एक्स्ट्रा बाउंस, उसका क्या फायदा? वो जो एक्स्ट्रा बाउंस है ना, जो मेलबर्न या पर्थ जैसे बड़े मैदानों पर बैटर्स को कैच आउट करवाता है, यहाँ वही बाउंस इन छोटी बाउंड्रीज पर सीधा अपर कट या पुल शॉट बनकर छक्के में कन्वर्ट होता है।
बाप रे, तो आज आरसीबी के बॉलर्स की खैर नहीं है। आरसीबी के लिए अपने आखिरी 4 ओवर्स निकालना आज रात का सबसे बड़ा नाइटमेयर होने वाला है। उन्हें वाइड यॉर्कर्स को मिलीमीटर परफेक्शन के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसका मार्जिन ऑफ एरर यहाँ लिटरली 0 है। एग्जैक्ट मिलीमीटर परफेक्शन चाहिए उन्हें। 1 इंच बॉल इधर या उधर हुई और वो सीधा क्यूबन पार्क में जाके गिरेगी भाई। सही बात है, बाहर ही जाएगी बॉल। ये सुनने में ही बॉलर्स के लिए एक आतंक जैसा लग रहा है मुझे। और इस आतंक को और बढ़ाने के लिए दोनों टीम्स के पास इस फॉर्मेट के सबसे बड़े लेजेंड्स बैठे हैं। उसके बिना तो ये डर्बी अधूरी है। बिल्कुल, चिन्नास्वामी में सदन डार्बी हो और किंग कोहली वर्सेस थाला की बात ना हो, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता ना। इन दोनों की राइवलरी ही तो असली मसाला है। इन दोनों की नंबर्स आम इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर है। सुनिए जरा, कोहली के सीएसके के खिलाफ आंकड़े हैं 1084 रन्स। भाई साहब 1084 रन एक टीम के खिलाफ। हाँ, और उसमें 9 हाफ सेंचुरीज हैं। और चिन्नास्वामी स्टेडियम पर वहां तो उनके 3140 रन्स और 4 सेंचुरीज है भाई। ये उनका अपना घर है ना, वहां तो वो अलग ही 20 मोड में होते हैं। इस सीजन में अब तक 443 रन्स बना चुके हैं, जिसमें लास्ट मैच में एसआरएच के खिलाफ 69 नॉट आउट की ब्रिलियंट पारी भी शामिल है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोहली आखिर सीएसके के स्पिनर्स के आगे इतने अनस्टॉपेबल कैसे हो जाते हैं यार? देखो, कोहली की सबसे बड़ी ताकत उनकी रॉ हिटिंग नहीं है, बल्कि उनकी गेम अवेयरनेस और स्ट्राइक रोटेशन है। मतलब वो डॉट बॉल्स नहीं खेलते। एग्जैक्टली। सीएसके के अगेंस्ट 10,084 रन्स बनाना साफ दिखाता है कि उन्होंने जडेजा हो या पहले के सालों में अश्विन या ताहिर हों, उन सबके गेम प्लान्स को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल किया है। पर करते कैसे हैं वो? टेक्निक क्या है उनकी? कोहली की टेक्निक स्पिन के खिलाफ फेल प्रूफ इसलिए है क्योंकि वो अपने रिस्ट वर्क से ना गैप्स निकालते हैं। वो 2 ओवर्स तक डॉट बॉल्स का प्रेशर बिल्ड ही नहीं होने देते अपने ऊपर। राइट, सिंगल डबल लेते रहते हैं। हाँ, अगर बाउंड्री नहीं आ रही तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी स्ट्रांग है कि स्कोरबोर्ड हमेशा चलता रहता है। और अभी जो करंट फॉर्म है उनकी, वो 69 नॉट आउट वाली, उसमें उनकी मसल मेमोरी एकदम ऑटो पायलट पर चल रही है। ऑटो पायलट पर? वाह। उनका हेड पोजीशन, बैट का डाउन स्विंग, सब परफेक्टली अलाइंड है। वो इनिंग्स को एंकर करते हैं और फिर डेथ ओवर्स में आके पेस बॉलर्स पर ना एब्सोल्यूट अटैक कर देते हैं। एक मास्टर बिल्डर की तरह है ना, पहले बेस बनाते हैं और फिर अचानक स्ट्राइक रेट बढ़ा देते हैं। बिल्कुल, यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन अगर कोहली मास्टर बिल्डर हैं, तो दूसरी तरफ अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर भी बैठे हैं, एमएस धोनी। थाला उनका तो नाम ही काफी है टेंशन बढ़ाने के लिए। आरसीबी के खिलाफ 34 इनिंग्स में 894 रन्स है उनके। पर रन्स को गोली मारो यार, एक आंकड़ा है जो सीधा दिमाग खराब करता है मेरा, और वो है चिन्नास्वामी में उनका स्ट्राइक रेट। ओह, वो स्ट्राइक रेट, मैं जानता हूँ आप किसकी बात कर रही हैं। 181.11, 181.11। आरसीबी के खिलाफ 49 छक्के मारे उन्होंने भाई साहब। 181 का स्ट्राइक रेट। लेकिन आप मुझे एक सच बताना, क्या ये आंकड़ा थोड़ा मिसलीडिंग नहीं है अब? मिसलीडिंग के सेंस में? मतलब धोनी अब अपने करियर के आखिरी फेज में है। क्या आज के नए बॉलर्स के सामने, नए वेरिएशंस के सामने, वही 181.11 वाला जो खौफ था वो अभी भी प्रैक्टिकली जिंदा है क्या? खौफ तो डेफिनेटली जिंदा है, और इसका एक टेक्निकल रीजन है, क्योंकि प्योर बॉल स्ट्राइकिंग एबिलिटी और फील्ड मैनिपुलेशन चिन्नास्वामी में। हाँ, चिन्नास्वामी का बाउंस ना हमेशा ट्रू होता है, यानी बॉल सीधे बैट पर आती है। ठीक है, ये धोनी की टेक्निक को परफेक्टली सूट करता है। उन्हें रूम चाहिए और बैट स्विंग के लिए पूरा आर्क चाहिए होता है। और छोटा ग्राउंड है तो क्लियरेंस आसान हो जाती है। एग्जैक्टली। बॉलर्स उन्हें ब्लॉक होल में डालने की कोशिश करते हैं, और जब दबाव में लेंथ थोड़ी भी मिस होती है ना, कुछ मिलीमीटर्स भी, तब वो अपनी बैट स्पीड और एक्सेप्शनली स्ट्रांग बॉटम हैंड का यूज करते हैं और बॉल को लॉन्ग ऑन या मिड विकेट के ऊपर से सीधा बाहर। बाप रे, तभी वो 181 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया हुआ है। वही ना, 181.11 का स्ट्राइक रेट उस सडन इंपैक्ट को दर्शाता है जो आखिरी 15-20 बॉल्स में क्रिएट करते हैं यार। नए बॉलर्स के पास उन्हें रोकने के लिए यॉर्कर का ऑप्शन जरूर है, पर चिन्नास्वामी में पेस आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है अगर लाइन एकदम परफेक्ट ना हो। तो नए बॉलर्स भी उनके सामने घबराते ही हैं। धोनी सिर्फ बॉलर्स की गलतियों का वेट नहीं करते, वो बॉलर्स के दिमाग में पैनिक डालकर उन्हें गलती करने पर मजबूर करते हैं भाई साहब। वाह, बॉलर्स के दिमाग में पैनिक डालना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है सच में। लेकिन ना, इन दोनों लेजेंड्स के बीच की इस राइवलरी में आज एक तीसरा इनविजिबल प्लेयर भी मैदान पर होगा,
जिससे इनकी किसी टेक्निक से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनविजिबल प्लेयर? आप पिच और वेदर की बात कर रही हैं? बिल्कुल। आज की पिच और वो जो ओस पड़ने वाली है यानी कि ड्यू, पिच रिपोर्ट के हिसाब से ये मैदान आज एक एब्सोल्यूट रन फेस्ट होने वाला है। रन फेस्ट मतलब बॉलर्स का तो मर्डर होने वाला है आज। हाँ, 33 डिग्री का क्लियर टेम्परेचर है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में ये ड्यू फैक्टर अपना एक भयंकर असर दिखाने वाली है आज रात को। ये ड्यू फैक्टर ने सिर्फ एक मैच कंडीशन नहीं है यार, ये पूरे गेम की मैकेनिक्स को पलट देने वाली एक ताकत रखती है अपने आप में। T20 क्रिकेट में ड्यू का आना बेसिकली बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। मुझे लगता है इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे T20 में ड्यू आने का मतलब सिर्फ बॉल गीली होना नहीं है। इसको एक रिलेटेबल तरीके से देखूं तो जैसे कोई स्पोर्ट्स कार एकदम हाईवे पर फुल स्पीड भगा रहा हो, हाँ ठीक है, और अचानक सड़क पर ब्लैक आइस आ जाए, मतलब ब्रेक्स काम करना बंद कर देते हैं, स्टीयरिंग लॉक हो जाता है, एकदम वैसा सीन है ना। एकदम परफेक्ट एनालॉजी दी आपने ब्लैक आइस वाली। स्पिनर्स बॉल पर ग्रिप नहीं बना पाते और फास्ट बॉलर्स के वेट बॉल से यॉर्कर निकालना तो लगभग खत्म हो जाता होगा, है ना? बिल्कुल खत्म। यॉर्कर वेट बॉल से डालना इज लिटरली अ नाइटमेयर। तो ऐसे में जब बाउंड्री सिर्फ 60-65 मीटर्स की हो और बॉल वेट सोप की तरह फिसल रही हो, तो क्या ये मैच सीधा सीधा टॉस जीतो मैच जीतो वाली लॉटरी नहीं बन गया यार? एक हद तक ये लॉटरी जैसे ही लगता है, सच बताऊं तो, क्योंकि ड्यू सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम को एक क्लियर एडवांटेज तो देती ही है। फिजिक्स का लॉजिक है प्योर। फिजिक्स के हिसाब से ही समझें तो जब लेदर बॉल ओस में भीगती है तो उसकी सीम और लेदर वाटरलॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिंगर स्पिनर्स के लिए उस सीम पर उंगली गड़ाकर वो फ्रिक्शन पैदा करना, जो कि बॉल टर्न करने के लिए सबसे जरूरी है, वो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। अच्छा, इसीलिए टर्न मिलना बंद हो जाता है। हाँ। और जब बॉल टर्न नहीं होती और वेट ग्राउंड की वजह से वो स्किड करके तेजी से बैट पर आती है, तो बैटर्स के लिए इसको टाइम करना और भी आसान हो जाता है। वाओ, मतलब सेकंड बैटिंग वाले तो फुल ऐश में फिर। लेकिन दोनों टीम्स के पास ना इस ब्लैक आइस से निपटने की स्ट्रैटेजीज होती हैं। अगर आरसीबी या सीएसके को पहले बैटिंग करनी पड़ती है तो उनका टारगेट बहुत क्लियर होगा, पार स्कोर से कम 25-30 रन ज्यादा बनाना। मतलब रुकना नहीं है, मारते रहना है। अगर पिच का पार स्कोर 190 है तो उन्हें 220 टारगेट करना पड़ेगा, ताकि सेकंड इनिंग्स में स्कोरबोर्ड का प्रेशर जो है वो इस ड्यू फैक्टर को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सके। स्कोरबोर्ड प्रेशर, ये ग्राउंड के अंदर की बात है, पर जरा मैदान के बाहर के लॉजिस्टिक्स का हाल तो देखिए आप। एक फैक्ट है जिसने मेरा दिमाग सच में हिलाकर रख दिया है। क्या बात कर रही हैं? टिकट प्राइसेस। भाई, आज के मैच की टिकट्स की स्टार्टिंग प्राइस 3500 रुपए, लेकिन जो सबसे एक्सपेंसिव टिकट गई है ना, आप गेस कर सकते हो कहाँ तक गई है? कितना? 20-25 हजार? 65,800 रुपीज। एक T20 मैच की टिकट 65,800 रुपीज में बिक्री है। वेट, क्या 65,800? भाई साहब। हाँ, बुक माई शो और आरसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस डायनामिक प्राइसिंग का ये नतीजा निकला है। और क्राउड इजीली ट्रैवल कर सके इसके लिए मैच टिकट को ही नम्बा मेट्रो का फ्री पास बना दिया गया है। नम्बा मेट्रो का पास भी दे रहे हैं वो लोग टिकट्स पर। क्रेजी यार। और जियो स्टार और स्टार स्पोर्ट्स पर 7:30 बजे से तो पूरी दुनिया ही देखेगी लाइव। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है ना, कि एक 3 घंटे के मैच के लिए कोई 65,800 रुपीज क्यों दे रहा है? इस पागलपन के पीछे आखिर ऐसी कौन सी इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी काम कर रही है? ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और प्योर नॉस्टैल्जिया का ना एक बहुत ही जबरदस्त और मैं कहूँगा थोड़ा डरावना कॉम्बिनेशन है। डरावना क्यों? क्योंकि इसे सिर्फ टिकट सेल्स की नज़र से मत देखिए आप, यहाँ स्केर्सिटी प्रिंसिपल काम कर रहा है बॉस। अच्छा, स्कैरसिटी प्रिंसिपल। फैंस को पता है कि MS धोनी और विराट कोहली जैसे दो महान खिलाड़ी शायद आखिरी कुछ बार ही ऐसे चिन्नास्वामी में इस एक्सट्रीम राइवलरी में आमने सामने होने वाले हैं। हाँ, ये बात तो है। इमोशंस जुड़े हुए लोगों के। लोग एक नॉर्मल बैट एंड बॉल का मैच देखने नहीं आ रहे वहां पर, वो हिस्ट्री का एक मोमेंट खरीदने आ रहे हैं भाई। और जब क्राउड इतना भारी प्रीमियम पे करता है ना, तो उस क्राउड की एनर्जी, उनकी एक्सपेक्टेशंस एक अलग लेवल का डेस्परेशन क्रिएट कर देती हैं स्टेडियम में। ओह, आई सी, मतलब उन्हें फुल पैसा वसूल मैच चाहिए उस पैसे के बदले। एग्जैक्टली। वो स्टेडियम में एक ऐसा शोर बनाती है जो प्रैक्टिकली बहरा कर देता है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि वो शोर सीधा ग्राउंड पर खड़े खिलाड़ियों की हार्ट बीट्स पर अटैक करता है भाई। बाप रे, उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती होगी वहां खड़े खड़े। प्रेशर सिर्फ सामने वाली टीम का नहीं होता वहां,
उस 6,80,000 रुपए वाली सीट से आती हुई एक्सपेक्टेशंस का जो विशाल दबाव है ना, वो भी हैंडल करना पड़ता है। वाह, तो क्या पॉइंट बोला है आपने। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी प्रिंसिपल और उस प्रेशर का खिलाड़ियों की हार्ट बीट्स पर अटैक, ये एकदम गूसबम्स देने वाला पर्सपेक्टिव है ना? है ना? तो चलिए, अगर हम इन सारे डॉट्स को एक साथ करेक्ट करें ना, एक तरफ है आरसीबी, जिसके दिमाग में एसआरएच के खिलाफ 201 रन चेज करने का फुल हाई एड्रीनलिन फ्लो चल रहा है। उनके पास वो 2025 में सीएसके का सालों पुराना मेंटल ब्लॉक तोड़ने का स्वैगर भी है। और दूसरी तरफ सीएसके का कैंप। हाँ, दूसरी तरफ सीएसके और ऋतुराज गायकवाड़, जिनके कंधों पर 0-2 की 2 लगातार हारों का पैनिकिंग बोझ पड़ा हुआ है। किंग कोहली अपनी ऑटो पायलट मसल मेमोरी के साथ ग्राउंड में उतरेंगे और एमएस धोनी अपने वो 181.11 स्ट्राइक रेट के एक्सप्लोजिव फियर फैक्टर के साथ। एकदम परफेक्ट समरी दे दिया आपने। उस पर चिन्नास्वामी की शॉर्ट बाउंड्रीज, ब्लैक आइस जैसी वो ओस यानी कि ड्यू, और क्राउड का वो फाइनेंशियल प्रेशर जो प्लेयर्स की सांसें ही अटका देगा आखिरी ओवर्स में। आज रात जो भी नतीजा निकलना है ना, वो इन सभी एक्सट्रीम्स के बिल्कुल बीचों बीच से निकल कर आएगा। बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। और यहीं पर हम इस पूरे एनालिसिस को एक बहुत ही गहरे और फाइनल थॉट के साथ रैप अप कर सकते हैं। जरूर बताइए, क्या थॉट है वो? देखो, जब स्टेक्स इतने ज़्यादा एक्सट्रीम हो, शोर इतना ज़्यादा हो कि बॉलर को अपने ही कप्तान की आवाज़ तक ना सुनाई दे, और ड्यू फैक्टर पूरी तरह से खेल को अपने हाथ में ले चुकी हो ना, तो ये टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज और जितने भी प्लान भी है वो सब फेल हो जाते हैं एकदम। सब धरा का धरा रह जाता होगा उधर। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है मैदान के बीचों बीच, और वो है खिलाड़ी का मेंटल टेम्परामेंट। मेंटल टेम्परामेंट ओवर टैक्टिक्स, ये बात ध्यान से सुनो सब लोग। एग्जैक्टली। क्या 65,800 रुपए वाली सीट से आती हुई चीखों, नई लीडरशिप के पैनिक और पिच पर लगातार गिरती हुई ओस के बीच क्या खिलाड़ी अपना दिमागी संतुलन बरकरार रख पाएंगे आज? बड़ा सवाल है ये। क्या वो उन क्रूशियल आखिरी मोमेंट्स में अपनी हार्ट रेट को नॉर्मल रखकर सही डिसीजन ले पाएंगे वहां खड़े खड़े? असली गेम आज बैट और बॉल का नहीं रह गया है, बल्कि उस पूरे प्रेशर को झेलने की उस दिमागी ताकत का होगा बॉस। आज रात जब आप मैच देखें तो हर बाउंड्री और हर विकेट को इस मेंटल टेम्परामेंट के पर्सपेक्टिव से ही देखिएगा। एकदम सॉलिड प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ा है आपने सबके दिमाग में। दिमागी संतुलन, टैक्टिकल क्लैरिटी और एकदम काम अंडर प्रेशर, आज की इस महान सदर्न डर्बी की असली परिभाषा सच में यही होने वाली है। बिल्कुल। उम्मीद है लोग इस नए नजरिए से मैच को एंजॉय करेंगे आज। तो बस सभी क्रिकेट दीवानों, आज की शाम अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और अपनी स्क्रीन्स के नाम कर दीजिए। सारे काम धंधे छोड़ दो। हाँ भाई, 7:30 बजने का इंतजार है अब तो बस। 7:30 बजे जब जियो स्टार या स्टार स्पॉट्स पर लाइव आकर उधर से पहली बॉल फेंकी जाएगी ना, तो वहां सिर्फ रन्स नहीं बनेंगे बॉस, वहां इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास। इस एक्सटेंसिव और हाई वोल्टेज प्री मैच चीयरफाड़ में हमारी इस डीपर एनालिसिस को सुनने और समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ये कॉम्बैट एकदम मिस करने लायक नहीं है, मेरी बात मान लो। एक्शन के लिए तैयार रहिए बस, मैच का असली ट्विस्ट अभी बाकी है।